revision, review of next MCQs. Please read the text. अब इस 52-year-old man में gastroesophageal reflux है 3 years, और gastroesophageal reflux में gastric acid esophagus में होता है, तो कांस्टेंट इरिटेशन होती है एपिथेलियम, जिससे कि एपिथेलियम विद टाइम उसमें चेंजेस आएंगी, और इसमें गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स में चेंज ये आता है कि उसका एक और टाइप की एपिथेलियम में वो चेंज हो जाती है, और इस कंडीशन को कहते हैं मेटाप्लेजिया. Metaplasia is the substitution of one tissue type normally found at that site by another type. तो इस क्वेश्चन में substitution of one type of mature adult mature epithelium by another type of adult mature epithelium. और इसी तरह की चेंज आती है सिगरेट स्मोकिंग में, ट्रेकिया ब्रोंकाई में, जिसमें कि ये नॉर्मल सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम चेंज हो जाती है, सब्स्टिट्यूट हो जाती है बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इस कंडीशन को कहते हैं मेटाप्लेजिया. तो इस करेक्ट आंसर है मेटाप्लेजिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट. तो इस क्वेश्चन में 75-year-old वुमन में सीवीए हुआ, यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जो कि यूजुअली बाय थ्रोम्बस और बाय थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और बाय से होता है. तो उसमें सेरिब्रल एंजियोग्राम जब की तो पता चला कि उसमें लेफ्ट मिडल सेरिब्रल ओक्लूजन हुआ है, यानी कि उसमें थ्रोम्बस पहुंच गया है. तो मंथ्स लेटर सीटी स्कैन से पता चला कि लार्ज 5 सेंटीमीटर सिस्टिक एरिया लेफ्ट पैराइटल लोब कॉर्टेक्स में है. अब ये हीलिंग प्रोसेस में रेजोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस है, और ये किस तरह बना. तो ब्रेन में जब भी इंफेक्शन होती है, टिश्यू इंजरी होती है, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, एट्रोफी नहीं होती है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस या केजियस नेक्रोसिस नहीं होती है, और एपोटोसिस भी नहीं होती है. ये सब इररिलेवेंट है. ब्रेन में जब भी टिश्यू इंजरी होगी, इंफेक्शन होगी, तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है. अब होता ये है कि इंफेक्शन के बाद लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होने के बाद जब ये रिजॉल्व होती है, तो मैक्रो रिजॉल्व इस तरह होती है कि मैक्रोफेजेस रिमूव द डेड सेल्स एंड डेब्री, लीविंग अ सिस्टिक एरिया दैट फॉर्म्स इन द रीजन ऑफ इंफेक्शन. तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ए, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट. अब इसमें ये है कि ईयर ओल्ड वुमन में चाइल्ड बर्थ हुई, और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग की गई चाइल्ड की. तो पूछा गया है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान
प्रिपेयर होता है फॉर लैक्टेशन, तो इसका प्रोसेस क्या है, इसमें किस प्रोसेस से ये होता है? स्ट्रोमल हाइपरट्रोफी, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, ये इररेलेवेंट है। स्टेटोसाइट्रोफी, ये भी इररेलेवेंट है। डक्टल एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, ये भी नहीं हो सकता है। और ई है लोबुलर हाइपरप्लेजिया, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब ब्रेस्ट टिश्यू में, फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू में दो कंपोनेंट्स हैं, द ग्लैंडुलर लोब्यूल्स, ग्लैंड के लोब्यूल्स जो कि 15 या ज्यादा होते हैं, और दरमियान में उनके स्ट्रोमा होता है। ए में अगर जो बताया गया है स्ट्रोमल हाइपरट्रोफी, अगर स्ट्रोमल हाइपरट्रोफी हो तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। मिल्क प्रोडक्शन होगी जब ये ग्लैंड्स बड़े होंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरप्लेजिया होता है इन ग्लैंड्स का, लोब्यूल्स ऑफ द ग्लैंड्स का। तो इसका करेक्ट आंसर है लोबुलर हाइपरप्लेजिया, यानी कि ई करेक्ट आंसर है प्लेजिया ऑफ द ब्रेस्ट लोब्यूल्स, जो कि ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान फॉर लैक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में है कि it is encountered in areas of B, commonly develops in aging or damaged heart valves, can occur with normal serum levels of calcium, can be associated with metastatic pregnancy, is commonly associated with hypoparathyroidism. अब ए में is encountered in areas of necrosis, areas of necrosis में calcification होती है, but that is not metastatic calcification, that is dystrophic calcification. develops in aging or damaged heart valves, ये भी होती है calcification, but that is dystrophic calcification. Can occur with normal serum levels of calcium, metastatic calcification normal serum levels में नहीं होगी. D, can be associated with metastatic pregnancy. ये इसका करेक्ट आंसर है कि कई प्रेगनेंसीज इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, कई malignancies में ब्रेस्ट malignancy और कुछ दूसरे ऑर्गन्स की malignancies में कैल्सिफिकेशन होती है, जो कि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है। E है is commonly associated with hypoparathyroidism. हाइपोपैराथायरॉयडिज्म से हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरकैल्सीमिया नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी है, कैन बी एसोसिएटेड विद मेटास्टैटिक malignancy. Next question, please text. अब इसमें ये बताया गया है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स है टिश्यूज पे, बायोप्सीज पे, तो बताया इसमें ये गया है कि दिस साइटोकैराटिन इसमें मिली, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विद इन सेल्स, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स साइटोकैराटिन होती है। तो साइटोकैराटिन स्टेन इज मोस्ट लाइकली टू बी यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक पर्पसेस? साइटोस्केलेटल अल्टरेशन, impending cell death, ये irrelevant है, correct नहीं है ये। A neoplasm is determined to be a carcinoma, ये इसका correct answer है कि carcinomas, ये दो तरह के जो malignancies हैं, carcinomas and sarcomas। तो carcinomas में cytokeratin होती है, जबकि sarcomas में vimentin होती है। तो इसका correct answer B है, carcinomas are derived from epithelium and contain cytokeratins.
तो ये साइटोकैराटिन जब भी हिस्टोकेमिकल स्टेन से बायोप्सी में मिलती हैं तो इसका मतलब है कि इज द कार्सिनोमा नॉट द सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट। अब ये अल्कोहलिक लिवर, क्रॉनिक अल्कोहलिक के लिवर जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स मिली पैथोलॉजिस्ट को, उनमें से रिवर्सिबल इंजरी की एग्जांपल कौन सी है इनमें से? पिक्नोसिस, बी साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, सी रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डी कैरियोलाइसिस, ई है कैरियोरेक्सिस। ये पिक्नोसिस इरिवर्सिबल होती है, रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इरिवर्सिबल चेंज है, कैरियोलाइसिस इरिवर्सिबल चेंज है, कैरियोरेक्सिस इरिवर्सिबल चेंज है। इसमें जो रिवर्सिबल चेंज है वो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स है सेल इंजरी के दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर बी साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स is a feature of reversible cell injury. Next question, please read the text. अब ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है कि सेक्शन ऑफ लिवर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई इसकी, तो उसमें इरिवर्सिबल इंजरी कौन सी है? सेल एडीमा, ये सेल एडीमा, ये रिवर्सिबल इंजरी होती है। क्रोमेटिन क्लम्पिंग, ये भी क्रोमेटिन क्लम्पिंग भी रिवर्सिबल इंजरी है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये भी रिवर्सिबल इंजरी है। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग रिवर्सिबल इंजरी है, लेकिन रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ई जो है रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये इरिवर्सिबल इंजरी है। तो करेक्ट आंसर इसका हुआ ई रप्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट। अब ये भी क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है जिसमें के लिवर इंजरी हुई और बाद में फाइब्रोसिस होकर सिरोसिस हो गई। अब इसमें वो पूछ ये रहा है कि कौन सी चेंज है जिससे कि सेल डेथ होगी। तो फैटी चेंज एक रिवर्सिबल, इससे सेल डेथ नहीं होती है। हाइड्रोपिक चेंज है फेटोसाइट, रिवर्सिबल चेंज है, इससे सेल डेथ नहीं होती है। सी कैरियोलाइसिस, ये इरिवर्सिबल चेंज है, इससे सेल डेथ होगी। ग्लाइकोजन डेपोजिशन इन हेपेटोसाइट, ये रिवर्सिबल है। न्यूक्लियर कंडेंसेशन रिवर्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, कैरियोलाइसिस इन हेपेटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट। अब ये पूछा इसमें ये क्या है कि ये इस्कीमिक सेल में इस्कीमिक सेल इंजरी हुई है, तो इसमें से कौन कौन सी चेंज होगी?
इफ्लक्स ए इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, ये गलत है। इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये भी गलत है। ऑफ पोटेशियम एंड वाटर, ये भी गलत है। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, ये वाला सही है। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि सेल डेथ जो कि ऑटोलाइसिस से होती है, ये इनमें से किस वजह से होती है? एंटीबॉडीज, ये सही नहीं है। एंडोजिनस एंजाइम्स, जब भी सेल डेथ होती है तो एंडोजिनस एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनसे ऑटोलाइसिस होती है। तो करेक्ट आंसर है एंडोजिनस एंजाइम्स। फेगोसाइटिक ग्लूकोसाइड्स से सेल डेथ नहीं होगी, बैक्टीरियल एंजाइम से और एनोक्सिया, ये सब गलत हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस सेल डेथ जो ऑटोलाइसिस से होगी वो होगी एंडोजिनस एंजाइम्स की वजह से।